हाँ, आज टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, ये टॉपिक है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का सेम टू सेम क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है और वो भी लॉन्ग में पूछा गया, 10 मार्क्स। मतलब जो सिलेबस की लाइन है उसी को उसने लॉन्ग में पूछ लिया। कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ इतना लिखा है राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। ये क्वेश्चन पिछले बार का, बस पूरी लाइन जो है उसने सिलेबस से उठा करके और उसका क्वेश्चन बनाया हुआ ये है। हालांकि ये पुराना टॉपिक है, पहले भी सिलेबस में था, तो स्टार्टिंग से ही था ये सिलेबस में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा मैंने पहले बताया था कि ये पूरा समझने वाला टॉपिक। राष्ट्रीय आय संबंधी जो विभिन्न अवधारणाएं हैं वो पूरा समझने वाला है। इनको मैंने 2 भागों में बांट करके यहाँ पर लिखा हुआ है अवधारणाओं को। ये है परंपरागत अवधारणाएं और ये है आधुनिक अवधारणाएं। परंपरागत अवधारणाओं में जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी, एनआई, पीसीआई, इनमें से कुछ जो अवधारणाएं हैं उनका आकलन अभी नहीं होता है। पहले होता था लेकिन आजकल इनको बंद कर दिया गया है। इसमें जीडीपी का आकलन हो रहा है बस। पीसीआई की जगह जो है पर कैपिटा इनकम की जगह प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय करके इस नाम से जो इसका आकलन हो रहा है। जीबीए नया कॉन्सेप्ट आया है, इसका आकलन हो रहा है। ये सारी हो रहे हैं, मतलब नई जो अवधारणा है इन सभी का आकलन हो रहा है। तो राष्ट्रीय आय की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनमें खास तौर से हमें जो है ये जो 5 मैंने बताई इनका ही जो है आपको उल्लेख करना है, ठीक है। इनको एक्सप्लेन करना है और इनके कुछ डेटा वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो डेटा आपको बताना है, फॉर्मूले वगैरह बताना है ना। तो इस तरह की आपको जो है लिखना भी, हम आगे इस पर और बात करेंगे। जीडीपी का क्वेश्चन जो है पहले आ चुका है 5 या 6 मार्क्स में, क्योंकि पहले 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया करता था, फिर उसको बीच में 5 कर दिया, अभी 7 कर दिया ना। पहले जो शॉर्ट जो क्वेश्चन था वो 6 मार्क्स में आया करता था, बीच में उसको किया उन्होंने 5 मार्क्स का, और अभी नए सिलेबस में कर दिया उन्होंने 7 मार्क्स, है ना। तो ये 5 या 6 मार्क्स में केवल जीडीपी का क्वेश्चन आया था, सकल घरेलू उत्पाद को समझाइए क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार जीडीपी और एनडीपी में अंतर पूछा गया है, काफी पहले जीडीपी और एनडीपी में अंतर पूछा गया है ना। और अभी मैंने जैसे कि बताया कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि यहां से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा वेरी शॉर्ट में कोई एक पर्टिकुलर जो है उसकी परिभाषा पूछ सकता है, जैसे जीडीपी को परिभाषित की जैसे करके आ सकता है, जीवीए क्या है ऐसा आ सकता है, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े पूछ सकता है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है वर्तमान में भारत की, है ना। तो वेरी शॉर्ट में तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, वेरी शॉर्ट में तो कोई भी पूछ सकता है उसका अर्थ, ठीक है। हाँ, इसमें आंकड़ों की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये आपके प्री के लिए भी महत्वपूर्ण रहते हैं और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण रहते हैं। पहले प्रति व्यक्ति आय उसको बोलते थे, अब उसका नाम हो गया है प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय। इस नाम से जो है इसको अभी जाना जा रहा है। नेशनल इनकम पहले होती थी, अब उसको जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम और एनएनआईएन नेट नेशनल इनकम, इस रूप में जो है नेशनल इनकम को आकलित किया जा रहा है ना। तो इस तरीके से अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो अभी क्या हो रहा है, नया क्या है, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। हालांकि मैंने इसको सभी को एक्सप्लेन किया है अलग अलग, लेकिन जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वो
ये पांच ही हैं, जीडीपी, जीवीए, एनडीपी, जीएनआई और एनएनआई, क्योंकि इनका ही आकलन वर्तमान में एनएसओ द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, क्योंकि जीडीपी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। जीडीपी सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जीडीपी के द्वारा ही अन्य अवधारणाओं का आकलन होता है। मतलब बिना जीडीपी का आकलन किए आगे कुछ नहीं हो सकता है, स्टार्टिंग वहीं से होती है ना। अगर आपको जीवीए निकालना है तो जीडीपी चाहिए आपके लिए, आपको जीएनआई या एनएनआई या एनडीपी निकालना है तो उसके लिए भी आपको जीडीपी चाहिए है। जीडीपी का आकलन पहले करके और फिर इसके बाद बाकी का आकलन किया जाता है। तो जीडीपी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ना। जीडीपी हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है। किसी भी राष्ट्रीय संबंधी किसी भी अवधारणा का आकलन करना है तो आपको पहले जीडीपी का आकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जीडीपी की बात कर लेते हैं। जीडीपी का जो उल्लेख है वो कैसे हम करेंगे, तो इसका अर्थ है, इसके प्रकार, तो लक्षण, महत्व, सीमाएं और निष्कर्ष, इतनी चीजें हमें जीडीपी के अंतर्गत पढ़ना है। जीडीपी एक्चुअली क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। इसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का आकार निर्धारित करता है, यानी जितनी बड़ी जीडीपी उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, ऐसा हम कहते हैं, है ना। जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। इसके माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार डिसाइड होता है, निर्धारित होता है। यानी जीडीपी अधिक होने से उसकी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होता है। जीडीपी अगर कम है तो उसकी अर्थव्यवस्था छोटी अर्थव्यवस्था या अल्पविकसित देश माना जाता है। यानी कोई अगर देश विकसित है, इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि उसकी जीडीपी ज्यादा है। अल्पविकसित है मतलब जीडीपी उसकी बहुत कम। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का अल्पविकसित, विकासशील अथवा विकसित होना उस देश की जीडीपी पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आपको अगर इंट्रोडक्शन लिखना, हालांकि इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपको ये लॉन्ग में नहीं आएगा, केवल जीडीपी लॉन्ग में नहीं आएगा, केवल जीडीपी जो है शॉर्ट में आएगा, यानी 7 मार्क्स में आएगा। 7 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जीडीपी आपको 2 मार्क्स में पूछ लिया गया तो आपको उसका अर्थ ही लिखना है ना। जीडीपी का अर्थ समझाइए या जीडीपी को स्पष्ट कीजिए, ये 2 मार्क्स में भी आपको पूछ सकता है। 2 मार्क्स में। तो उसका अगर अर्थ पूछा जाता है तो आपको इसके मीनिंग बताना है। किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक निर्धारित अवधि यानी 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहा जाता है। इसमें 2-3 चीजों को समझना है। किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक निश्चित अवधि मतलब 1 साल होती है समानता। तो 1 वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, सेवाएं प्रदान की जाती हैं, अंतिम, है ना। अंतिम वस्तुओं का मतलब होता है कि उस वस्तु से कोई नई वस्तु, दूसरी वस्तु नहीं बनती है, उसको बोलते थे अंतिम वस्तु, है ना। जैसे अंतिम वस्तु, क्योंकि इससे कुछ बन नहीं सकता, है ना। ये अंतिम वस्तु है क्योंकि इससे कुछ बन नहीं सकता है ना। तो जो भी अंतिम वस्तुएं, सेवाएं होती हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य यानी मुद्रा के रूप में जो उसका मूल्य होता है, उनका योग जो होता है उसको कहते हैं जीडीपी। यानी 1 साल में जो भी देश की सीमा में, भारत की भौगोलिक जो सीमा है उसके अंदर जितना भी उत्पादन होता है 1 साल में, जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, अंतिम
उन वस्तुओं सेवाओं का जो मुद्रा के रूप में मूल्य होता है, उनकी जो कीमतें होती हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उनका योग, उसको कहते हैं जीडीपी। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जीडीपी में जो है देश के अंदर जो विदेशी कंपनियां, विदेशी निवेशक जो यहां पर काम कर रहे हैं, उत्पादन कार्य कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उसको भी जो है जीडीपी में सम्मिलित किया जाता है ना। देश के अंदर देशी कंपनियां भी काम कर रही हैं और विदेशी कंपनियां भी काम कर रही हैं, देश के नागरिक भी काम कर रहे हैं, विदेशी नागरिक भी देश के अंदर काम कर रहे हैं, तो टोटल जो है इसमें सम्मिलित हो जाता है। लेकिन विदेशों में जो भारतीय कंपनियां उत्पादन कार्य कर रही हैं, भारतीय जो नागरिक विदेशों में उत्पादन कार्य कर रहे हैं, उसको सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि उसको भौगोलिक सीमा में, भौगोलिक सीमा के अंदर नहीं है, वो भौगोलिक सीमा से बाहर होगा, है ना। मतलब देश में जो विदेशी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उत्पादन कार्य कर रहे हैं, उनको तो हम सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो विदेशों में काम कर रहे हैं, विदेशों में यहाँ की कंपनियां काम कर रही हैं, उसको हम जीडीपी में सम्मिलित नहीं करते हैं, उसको जीएनपी में सम्मिलित करते हैं या जीएनआई में सम्मिलित करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ पर भौगोलिक सीमा का एक जो मतलब है वो बहुत अलग मतलब है। भौगोलिक सीमा है ना, देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंतर्गत क्या सम्मिलित किया जाएगा, क्या नहीं सम्मिलित किया जाएगा, ये समझने वाली चीज। देखो ये तो आ गया समझ में, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक निश्चित समयावधि यानी समांतर 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अगर आपको जीडीपी लिखा मिलता आता है तो पहले उसको जो है आपको उसका फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। जीडीपी लिखा है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको देवनागरी में लिखना है, जो हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वाले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में लिखेंगे, जिनका हिंदी मीडियम है वो जीडीपी को कैसे लिखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपको हिंदी में लिखना है, देवनागरी में, ठीक है। फिर उसका मतलब आपको बताना पड़ेगा। तो एक साल में जो भी उत्पादन कार्य होता है देश में, जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है, उनका जो मुद्रा के रूप में मूल्य होता है, उन सभी को हम जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, और वो जीडीपी इस तरह से निकल के आता है। अब यहां पर दो वर्ड यूज किए गए हैं, एक तो भौगोलिक सीमा और अंतिम वस्तु, है ना। भौगोलिक सीमा, अंतिम वस्तु, दो वर्ड यूज किए गए हैं। तो भौगोलिक सीमा का मतलब एक्चुअली प्रकार इसमें आ गए। मैं पहले भौगोलिक सीमा के बारे में बता देता हूं। यह है भौगोलिक सीमा, फिर हम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भौगोलिक सीमा या घरेलू सीमा का मतलब क्या होता है और अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है, ये दो चीजें आपको यहां पर समझना है, फिर हम प्रकार पर बात करेंगे। भौगोलिक सीमा में कभी कभी क्या होता है कि हमें, हमारे देश के अंदर वो चीज तो है लेकिन हम उसको भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें देश से बाहर हैं लेकिन हम उसको भौगोलिक सीमा में सम्मिलित कर रहे हैं, ऐसा होता है। जैसे दूतावास, हमारे देश के अंदर जो विदेशी दूतावास हैं उनको हम देश की घरेलू सीमा में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, यानी उनका जो लेन देन होता है, जो इनकम होती है, उसको भारत की जीडीपी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए अमेरिका का भारत में जो दूतावास है, अमेरिका का भारत में जो दूतावास है, अब उसको आप भौगोलिक सीमा के तो अंदर है लेकिन हम उसको अपनी भारत की भौगोलिक सीमा के में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, है ना। देश के अंदर वो होने के बावजूद जो है उसको भौगोलिक सीमा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें जो भी लेन देन होता है उसको इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे भारत की जीडीपी में, वो अमेरिका की जीडीपी में सम्मिलित है। वहीं भारत का अमेरिका में जो दूतावास है वो भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर है लेकिन हम उसको भारत की जीडीपी में सम्मिलित कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अमेरिका का भारत में जो दूतावास स्थित है नई दिल्ली में स्थित है, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर है, लेकिन हम जो है उसको भारत की भौगोलिक सीमा में नहीं मान रहे हैं, यानी उसको हम जीडीपी में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं।
वहीं भारत का अमेरिका में जो दूतावास है वो देश की भौगोलिक सीमा के बाहर है, लेकिन हम उसको देश की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित कर रहे हैं। उसमें जो भी लेन देन होता है उसको हम जीडीपी में सम्मिलित करते हैं। दूसरी ओर वायु सीमा है। वायु सीमा को लेकर के भी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ के जो विमान प्लेन है, एरोप्लेन है, वो ब्रिटेन जा रहे हैं। अब हमारी भौगोलिक सीमा के बाहर जा रहे हैं, तो उसको हम जो है भारत की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित करेंगे कि यहाँ का है। वहीं अगर हम बात करें कि ब्रिटेन का प्लेन हमारे भौगोलिक सीमा में आ रहा है, तो हम उसको जो है उसकी इनकम को सम्मिलित नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ब्रिटेन का है। अगर समझ में, मतलब मैंने वही बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भौगोलिक सीमा के अंदर हैं लेकिन उसको भौगोलिक सीमा में नहीं मानते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो भौगोलिक सीमा के बाहर हैं लेकिन उसको मान रहे हैं। दूतावास प्लेन का उदाहरण है इसका। अगर समझ में, हमारे यहाँ के एरोप्लेन बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उसको हम भौगोलिक सीमा में मान रहे हैं, यानी उनकी जो इनकम है उसको हम जीडीपी में सम्मिलित कर रहे हैं। बाहर की जो एरोप्लेन है वो हमारी सीमा में आ रहे हैं, यानी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं वो, लेकिन हम उनको भारत की भौगोलिक सीमा में नहीं मानते हैं, यानी उनको जीडीपी में सम्मिलित नहीं करते। नॉटिकल जो जलीय सीमा होती है, जलीय सीमा के रूल्स रेगुलेशन है कुछ। 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया, हमारा जो तटीय क्षेत्र है, भारत का जो तटीय क्षेत्र है, वहां से 200 नॉटिकल मील तक का जो जलीय हिस्सा है, समुद्री भाग है, उसको हम जो है भारत की भौगोलिक सीमा में मानते हैं, जबकि बहुत बाहर है 200 नॉटिकल मील। तो जलीय सीमा, वायु सीमा, दूतावास, इसको लेकर के भौगोलिक सीमा जो होती है उसमें अंतर आ जाता है ना, उसको हमें समझना होता है। आई बात समझ में? ये है भौगोलिक सीमा का मतलब। फिर आता है अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु का मतलब मैंने बताया हुआ है कि ऐसी वस्तु जिस वस्तु से कोई नई वस्तु या दूसरी वस्तु नहीं बनती है उसको अंतिम वस्तु माना जाता है, और उस अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को ही जो है जीडीपी में सम्मिलित किया जाता है ना। मुद्रा के रूप में जो मूल्य है, यानी मार्केट में जो वस्तु जितने रुपए में बेची जा रही है, यानी जितनी कीमत है, उस कीमत को हम जो है सम्मिलित करते हैं। मान लीजिए ये है, ये अंतिम वस्तु है, इसकी मार्केट में जो कीमत होगी 10 रुपए 20 रुपए जो भी होगी, उसको हम जीडीपी में सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है अंतिम वस्तु। ये इसमें वही चीज बताई गई है तो मैंने बताया अभी, किसी देश की भौगोलिक सीमा से तात्पर्य उस देश की समुद्री सीमा, समुद्री सीमा में स्थल भाग से 200 नॉटिकल मील तक होता है। वायु सीमा है स्थल सीमा, और अन्य देश में स्थित जो अन्य देशों में कार्यरत दूतावास जो होते हैं उनको हम भौगोलिक सीमा में मानते हैं। तो ये बताया कि इसमें देश के अंतर्गत कार्यरत विदेशी कंपनियों और विदेशी नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को तथा भारत के विदेशों में कार्यरत दूतावास को शामिल किया जाता है, जबकि विदेशों के भारत में कार्यरत दूतावास को शामिल नहीं किया जाता। वही मैंने अभी बताया है कि दूतावास एम्बेसी होती है। दूतावास मतलब जहां पर जो विदेशों के साथ जो हमारे संबंध हैं, विदेशों के साथ जो हमारे आयात निर्यात होता है, उनका वहां पर ब्यौरा रखा जाता है ना। जैसे यहाँ पर जितने भी दूतावास हैं उनके जरिए जो है वो विदेशों के साथ हमारे संबंध निर्धारित होते हैं और हम बातचीत करते हैं। जैसे अमेरिका, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो अमेरिका में हमारा दूतावास है। दूतावास का प्रमुख होता है राजदूत, उसको बोलते हैं एम्बेसडर। दूतावास को बोलते हैं एम्बेसी, है ना। तो दूतावास का जो प्रमुख राजदूत होता है एम्बेसडर, उसके जरिए भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे, मीडिएटर काम करता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में कोई भारत के खिलाफ कुछ चीजें चल रही हैं, तो हमारे यहाँ के जो दूतावास, हमारे यहाँ के जो राजदूत है, उनको बोलेंगे कि भाई इस तरह की चीज गलत है ना। यहां से जो है हम, हमारी सरकार अमेरिका में जो हमारा दूतावास है उससे बात करेंगे कि भाई ये क्या चल रहा है वहां पर, आप उनको इस तरह से बताओ, हमारा मैसेज पहुंचाओ कि भाई ये गलत है।
हम इसका विरोध करते हैं, भारत इसका विरोध करता है ना। तो एक मीडिएटर होता है वो, उसके जरिए हमारे विदेशों के साथ संबंध डिसाइड होते हैं, है ना, संबंधों का निर्धारण होता है कि किस तरह के हमें संबंध रखना है। कोई भी हमारे यहाँ का कोई विदेश जाता है तो वो दूतावास जो है या राजदूत जो होता है उसके जरिए जो है मिलना जुलना होता है। वो डिसाइड करता है कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से कब मिलेंगे, वो समय लेते हैं। भाई हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप कब समय देंगे, है ना। तो वो दूतावास का काम होता है, राजदूत का काम होता है। कुछ जगह उच्चायुक्त भी होता है ना। पहले मैंने शायद बताया होगा, दूतावास और उच्चायुक्त कार्यालय दो नाम आते हैं, दोनों का काम सेम है लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। राष्ट्रमंडल संगठन के जो सदस्य देश हैं उनके वहां पर हमारे जो राजनयिक होते हैं, हमारे जो कार्यालय होते हैं, या उनके हमारे यहाँ पे जो कार्यालय होते हैं उनको उच्चायुक्त कार्यालय बोलते हैं, और उसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं उच्चायुक्त। इसके अलावा राष्ट्रमंडल संगठन के अलावा जो सदस्य देश हैं वहां पर हमारे जो राजनयिक होते हैं, हमारे जो कार्यालय वहां पर है, या उनके हमारे यहाँ पे जो कार्यालय होते हैं उनको दूतावास बोला जाता है, और उनके हेड को बोलते हैं राजदूत। जैसे आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि अमेरिकी उच्चायुक्त, अमेरिकी उच्चायुक्त नहीं सुना होगा, अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी राजदूत ऐसा सुना होगा। भारत में अमेरिका का राजदूत और अमेरिका में भारत का राजदूत। कभी आपने ब्रिटिश राजदूत नहीं सुना होगा, ब्रिटिश उच्चायुक्त आता है। भारत का ब्रिटेन में उच्चायुक्त, ब्रिटेन का भारत में उच्चायुक्त, उच्चायुक्त वर्ड यूज होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ये राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य, जितने भी राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य हैं उसमें ब्रिटेन भी है। राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य कौन है? जो पहले ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हो, जो पहले ब्रिटेन के अधीन रहे हो, वो सारे देश और ब्रिटेन, उनको मिलाकर एक संगठन बना जिसको बोलते हैं राष्ट्रमंडल संगठन, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 53-54 इसमें मेंबर है टोटल। तो ये सारे जो सदस्य देश हैं, यहां पर जो हमारे राजनयिक हैं, हमारे जो कार्यालय विदेशों में या विदेशों के हमारे यहाँ पर कार्यालय हैं, उनको कहते हैं उच्चायुक्त, उच्चायुक्त कार्यालय। बाकी जो सदस्य देश हैं, बाकी जो देश है, वहां पर दूतावास होता है, वहां पर राजदूत होता है। जैसे रूसी राजदूत होता है, रूसी राजदूत, रूसी उच्चायुक्त कभी नहीं सुना होगा, ऐसा है, ठीक है। तो दूतावास या उच्चायुक्त जो होते हैं दोनों का काम सेम होता है। दोनों काम क्या होता है? उस देश के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, किस तरह से हमें बातचीत करना है, किस तरह से समझौते करना है, वो सब डिसाइड जो है दूतावास या उच्चायुक्त करता है। उसके जरिए ही जो है हमारे संबंध डिसाइड होते हैं और हम बातचीत करते हैं विदेशों के साथ। मान लीजिए अब जैसे हमें कोई हमारे यहाँ से विदेश जा रहा है, वहां पर हमारा कोई व्यक्ति नहीं है, तो कैसे बातचीत होगी? कौन डिसाइड करेगा वहां पर कि भाई कैसे बातचीत होना है, कब कब होना है, क्या होना है बातचीत? पूरा वो टाइम वहां से डिसाइड होता है, पूरा शेड्यूल डिसाइड होता है कि भाई इस समय पर जो है भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई मंत्री उस देश के मंत्री या उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलेंगे। किस विषय पर बातचीत होगी ये भी वो डिसाइड करते हैं। यहाँ से भेजा जाता है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इस विषय पर बातचीत होना है, आप उनसे समय मांगे, आप उनसे बातचीत करें कि इस पर समझौता होना है ना। तो ये दूतावास उच्चायुक्त का काम होता है, कार्यालय। ठीक, तो आगे बात समझ में, विदेशों में भारत में कार्य दूतावास, यानी हमारे यहाँ का जो अमेरिका में दूतावास है, इसमें जबकि विदेशों के भारत में कार्य दूतावास, यानी विदेशों में दूतावास, यानी अमेरिका का भारत में जो दूतावास है वो भारत के अंदर है, भारत की सीमा में है, लेकिन उसको जीडीपी में सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि वो अमेरिका का यहां पर काम कर रहा है। वहीं भारत का अमेरिका में जो दूतावास है या भारत का पाकिस्तान में जो उच्चायुक्त कार्यालय है, भारत का ब्रिटेन में जो उच्चायुक्त कार्यालय है, उसको हम भौगोलिक सीमा में मानते हैं जबकि वो बाहर है ना। तो ये भौगोलिक सीमा की कुछ अपवादिक स्थितियां हैं,
कोई मैंने अभी बताया था प्लेन, एरोप्लेन का मैटर, भारत से विदेशों में जाने वाले वायुयान की आय शामिल होती है। यानी हमारे यहाँ का कोई प्लेन ब्रिटेन जा रहा है, अब भौगोलिक सीमा से तो बाहर जा रहा है, लेकिन उसको हम भौगोलिक सीमा में मान रहे हैं, उसकी जो इनकम है उसको जीडीपी में सम्मिलित कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन का एरोप्लेन हमारी सीमा में आ रहा है, तो हमारी भौगोलिक सीमा में तो आ रहा है, लेकिन उसकी आय को जीडीपी में सम्मिलित नहीं करते। तो ये कुछ अपवादिक परिस्थितियां आपको ध्यान रखना, विदेशों से भारत में आने वाले वायुयान की आय शामिल नहीं होती है, जबकि वो भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर आ रहा है। तो ये भौगोलिक सीमा के मायने मैंने बताए, कुछ अपवादिक स्थितियां हैं, नहीं तो आप मान लो कि भौगोलिक सीमा यानी देश की सीमा के अंदर जितना भी सब हो रहा है वो सब कुछ जीडीपी में सम्मिलित हो जाएगा, जितना बाहर है वो कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये अपवाद है जो मैंने यहाँ पे बताया। इसके बाद फिर अंतिम वस्तु को यहाँ पे डिफाइन किया गया जो मैंने बताया है। हाँ, इसमें एक चीज और है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत घरेलू सीमा का स्वामित्व के क्षेत्र की बजाय क्रियाशीलता के क्षेत्र को सूचित करती है ना। स्वामित्व किसका है, इसके बजाय जो क्रियाशीलता, उसकी एक्टिविटी जो है कहां पर है ना, एक्टिविटी जो है उसकी डिसाइड की जाती है, उस आधार पर घरेलू सीमा निर्धारित होती है। उत्पादित, ये अंतिम वस्तु के संबंध में है। अंतिम वस्तु उत्पादित और कच्चे माल से निर्मित वह वस्तु जिससे कोई और वस्तु नहीं बनती, कोई नई वस्तु नहीं बनती, उसको हम अंतिम वस्तु का कहते हैं। यानी उस वस्तु से कोई दूसरी वस्तु नहीं बन सकती है, तो उसके ही मूल्य को, उसकी ही कीमत को सम्मिलित किया जाता है। उसकी मार्केट में जो कीमत डिसाइड की गई है उसको हम उसमें सम्मिलित कर लेते हैं, ये अंतिम वस्तु होती है ना। क्या होता है कि कोई एक वस्तु से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, जैसे मैंने बताया रबर है, पहले रबर बनता है, रबर से टायर ट्यूब बनते हैं, है ना। तो जो लास्ट की वस्तु होती है जिससे कोई और वस्तु नहीं बनती है उसको हम अंतिम वस्तु मान लेते हैं और उसके ही जो है उसकी कीमत को सम्मिलित किया जाता है। हाँ, इसके बाद फिर इसके प्रकार, ये है जीडीपी के प्रकार। जीडीपी के प्रकार भी आपको पर्टिकुलर पूछ सकता है 2 मार्क्स में। एक जीडीपी होती है सांकेतिक, जिसको नॉमिनल कहा जाता है। एक जीडीपी होती है वास्तविक, उसको रियल जीडीपी बोलते हैं ना। सांकेतिक और वास्तविक, नॉमिनल और रियल। इसी को हम जो है प्रचलित मूल्यों के आधार पर जीडीपी और स्थिर मूल्यों के आधार पर जीडीपी ही बोलते हैं, है ना। जैसे ये है, अभी आगे इसका जिक्र आएगा, ये है सांकेतिक जीडीपी, इसको कहा जाता है प्रचलित या चालू मूल्यों के आधार पर जीडीपी, यही होती है। इसका आकलन कैसे होगा वो आगे उसका जिक्र आएगा भी। प्रचलित या चालू मूल्यों के आधार पर जीडीपी इसको कहा जाता है, और ये ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति का जो अमाउंट है वो जुड़ा रहता है ना, समायोजन नहीं होता, यानी एडजस्टमेंट उसको नहीं किया जाता है। मुद्रास्फीति इसमें ऐड रहती है, जुड़ी रहती है, यानी महंगाई जुड़ी रहती है, इसलिए ये अमाउंट अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। किससे? वास्तविक जीडीपी से ये अमाउंट ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? वास्तविक जीडीपी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसका आकलन मतलब ज्यादा किया जाता है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। आकलन तो खैर दोनों का होता है, लेकिन महत्व उसको ज्यादा दिया जाता है वास्तविक जीडीपी को, इसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी, है ना। अभी ये आपको समझ में कब आएगी? जब हम चालू मूल्यों पर जीडीपी या राष्ट्रीय आय, प्रचलित स्थिर मूल्यों पर जीडीपी या राष्ट्रीय आय निकाल के बताएंगे, है ना, कि क्या होती है। अभी इसकी जस्ट बात आएगी। मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं होता है, इसका मतलब यहां पर अलग है, थोड़ा सा उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी इसमें मुद्रास्फीति इंक्लूड होती है, मुद्रास्फीति इसमें सम्मिलित होती है, एडजस्ट नहीं होती है, इसलिए उसको बोलते हैं समायोजन नहीं होता है। यानी मुद्रास्फीति जोड़ करके ये अमाउंट निकलता है, इसलिए ये अमाउंट ज्यादा होता है। किससे? स्थिर मूल्यों के आधार पर जीडीपी से ये अमाउंट ज्यादा होता है ना, तो ये राशि ज्यादा होती है। इसके बाद वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी, ये स्थिर मूल्यों के आधार पर जीडीपी होती है। स्थिर मूल्य मतलब ये आधार वर्ष
2000 जो 11-12 है उसके आधार पर जो है इसका आकलन होता है ना, आधार वर्ष है। हाँ, चेंज हो जाएगा, अभी काफी समय हो गया, चेंज वैसे हो जाना चाहिए था लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा ये। मतलब आप लोग जब, हाँ मतलब होने ही वाला है, मान के चलो कभी भी हो सकता है। 2011-12 का आधार वर्ष है अभी, मतलब 10 साल का गैप रहता है वर्तमान जो वर्ष है और आधार वर्ष, इसमें लगभग 10 साल का फर्क रहता है। अभी ज्यादा हो गया, 11-12 2025 आ गया, तो बीच में चेंज करने का था लेकिन वो सरकार लेट हो गई, लेकिन अभी चेंज होने वाला है, ज्यादा समय हो गया। तो आधार वर्ष के आधार पर इसका आकलन होता है, इसको कहते हैं स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य मतलब 2011-12 के जो मूल्य थे वस्तुओं के, उसके आधार पर इसका आकलन करते हैं, तो उसको कहते हैं स्थिर मूल्य। प्रचलित मूल्य मतलब वर्तमान में जो मूल्य है, वर्तमान जो ईयर है, करंट जो ईयर है, उसमें जो वस्तुओं के मूल्य है उनके आधार पर जब आकलन करते हैं तो उसको स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य कहा जाता है। अभी मैं और इसका डिटेल बताऊंगा। यह अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति का समायोजन होता है, यानी मुद्रास्फीति इसमें अलग कर दी जाती है। मुद्रास्फीति इसमें इंक्लूड नहीं, मुद्रास्फीति को अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसको कहते हैं समायोजन होता है, यानी उसको एडजस्ट किया जाता है, यानी उसको हटा दिया जाता है, इसलिए ये राशि जो है उसकी अपेक्षा कम होती है, अमाउंट कम होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कम कैसे होता है ना। तो ये इस तरीके से दो प्रकार हैं जीडीपी के, एक होती है नॉमिनल या उसको कहते हैं सांकेतिक, दूसरा होती है वास्तविक, उसको रियल कहा जाता है। और नॉमिनल मतलब होता है, ये हो चुका है हमारा, ये हमने पढ़ लिया है। हाँ, अब देखिए यहां पर ये उसको मैंने समझाया हुआ है कि कैसे हमें जो है स्थिर मूल्य के आधार पर कैसे किसी का आकलन होता है, जीडीपी या राष्ट्रीय आय का प्रचलित मूल्य के आधार पर कैसे होता है ना, उसमें क्या किया जाता है वो। ओवरऑल जो है दो तरीके से आकलन होता है, फिर उसके अंदर फिर दो तरीके ऐसा करके है। ये है बाजार मूल्य, दूसरा है साधारण लागत, एट मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कॉस्ट। दो आधारों पर जो है आकलन किया जाता है। ये ठीक है। बाजार मूल्य का मतलब देखिए क्या होता है। बाजार मूल्य का मतलब होता है कि किसी वस्तु की जो बाजार में कीमतें हैं, उन कीमतों को जो है हम ले करके जब जीडीपी का आकलन करते हैं तो उसको हम कह देते हैं बाजार मूल्य पर जीडीपी, है ना। जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस, तो उसको हम लिखते हैं जीडीपी एमपी, ऐसा लिखा जाता है, जीडीपी एमपी ऐसा लिखा जाता है ना। मार्केट प्राइस इसमें लिए जाते हैं, मतलब मैंने जैसे बताया कि इस मार्कर की कीमत मार्केट में मान लीजिए 20 रुपए, तो 20 रुपए पूरे जो है हम लेकर के और इसका आकलन कर लेंगे। अब मार्केट में जो वस्तुएं बेची जा रही हैं, मार्केट जो प्राइस होते हैं उनमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़े रहते हैं, यानी जो भी प्राइस डिसाइड होती है मार्केट की, उसमें सभी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इंक्लूड होते हैं, है ना। किसी वस्तु की जो कीमत है मार्केट में, उस कीमत में सभी तरह के अप्रत्यक्ष कर जुड़े रहते हैं। अप्रत्यक्ष करों को जोड़ करके जो है उसकी कीमत डिसाइड होती है जो मार्केट में रहती है ना। आप किसी वस्तु की कीमत देखते हैं, उसमें जो लेवल रहता है तो उसमें लिखा रहता है, कीमत लिखी है मान लीजिए 500 रुपए, ब्रैकेट में लिख देते हैं इंक्लूडेड इन ऑल टैक्सेस, लिखा रहता है, कीमत लिखी रहेगी, अमाउंट लिखा रहेगा कि 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, और उसके ब्रैकेट में लिख देते हैं इंक्लूडेड इन ऑल टैक्सेस। तो कहने का मतलब यहां पर है कि जितने भी टैक्स हैं उन सभी को जोड़ करके और मार्केट प्राइस डिसाइड की जाती है।
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जीडीपी एमपी जो होती है उसमें सभी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जुड़े हुए हैं। जब हम साधन लागत पर जीडीपी निकालते हैं या नेशनल इनकम निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, सभी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जो इसमें लगे हुए हैं उनको हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। और वस्तुओं के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी गई है, क्योंकि जब हम इसको आकलित करते हैं तो इसमें सब्सिडी का कहीं भी नाम नहीं आता है, सब्सिडी का कोई उल्लेख नहीं आया है। तो सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है उस सब्सिडी को हम इसमें जोड़ देते हैं, तो हमें जो है साधन लागत पर जीडीपी मिल जाता है, जैसा आगे इसमें दिया। हाँ, तो ये दो तरीके से बाजार मूल्य साधन लागत हो गया। फिर बाजार मूल्य को हम स्थिर मूल्य के आधार पर, प्रचलित मूल्य के आधार पर निकालते हैं, और साधन लागत को भी ऐसे निकालते हैं, स्थिर मूल्य के आधार पर और प्रचलित मूल्य के आधार पर। अभी हम इसका जिक्र करेंगे कि कैसे साधन लागत, बाजार मूल्य कैसे, साधन लागत कैसे, स्थिर मूल्य कैसे और वर्तमान मूल्य कैसे, है ना। इन सभी का हमें आकलन आगे करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बाजार मूल्य पर, है ना, जीडीपी एमपी, देखो यहाँ पे लिखा है, ऐसे लिखते हैं उसको, लिखने का तरीका है जीडीपी और नीचे जीडीपी एमपी, जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ऐसे लिखा जाता है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस ऐसा लिखा जाता है, और शॉर्ट में लिख देते हैं जीडीपी एमपी। तो इसको आकलित कैसे किया जाता है, जैसे यहां पर मैंने बताया वही लिखा हुआ है। एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य पर आकलन बाजार मूल्य पर जीडीपी कहा जाता है ना। जो भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, एक वर्ष में दी गई हैं, उन सभी का मार्केट में क्या प्राइसेस हैं, बाजार में क्या उनकी कीमतें हैं, उन सभी कीमतों को लेकर के हम उनको जोड़ देते हैं, तो हमें जो है बाजार मूल्य पर जीडीपी यानी जीडीपी एमपी मिल जाता है। इसी से फिर निकाला जाता है जीडीपी एफसी, इसको बोलते हैं जीडीपी एफसी, है ना, जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी ऐसा लिखा जाए। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एफसी मतलब जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर जीडीपी, है ना। एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं साधन लागत, ठीक है। अब साधन लागत पर जीडीपी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जीडीपी एमपी यानी बाजार मूल्य पर जो जीडीपी हमने निकाली है उसमें से हम सभी तरह के जो इंडायरेक्ट टैक्स वस्तुओं पर लगे हुए हैं, सेवाओं पर लगे हुए, उनको घटा देते हैं, और सरकार द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है उस सब्सिडी को हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि इसमें सब्सिडी इंक्लूड नहीं है। जब जीडीपी एमपी हमने निकाला है तो उसमें केवल हम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लेंगे, बस बाजार में जो कीमतें हैं, सब्सिडी का कहीं भी मेंशन नहीं आया है। तो जब हम साधन लागत जीडीपी निकालते हैं तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हैं वस्तुओं में, सेवाओं में, उन इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे, घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने के पीछे वजह यह है कि मान लीजिए ये मार्कर है ना, अब इसकी कीमत मान लीजिए मैंने बताई 20 रुपए, ठीक है। अब 20 रुपए जो कीमत है इसमें 5 रुपए, ये मार्केट प्राइस में बता रहा हूं, इसमें 5 रुपए के टैक्स जुड़े हुए हैं, तो एक्चुअल कीमत तो इसकी कितनी का है, 15 रुपए, है ना। तो 5 रुपए तो इसमें अलग से जोड़े गए हैं, इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है, उत्पादन की जो लागत लगी हुई है 15 रुपए ही है, तो 15 रुपए ही तो इसमें हमें जोड़ना है, टैक्स तो बाद में सरकार ने लगा दी। इसको बोलते हैं साधन लागत, मतलब किसी पदार्थ, किसी वस्तु को बनाने में जो मटेरियल लगा हुआ है उस मटेरियल की कीमत जो है हम एक्चुअल में कीमत उस लेते हैं साधन लागत में, है ना। जिन साधनों का हमने यूज किया है वस्तुओं के निर्माण में, केवल उनको ही जो है हम इसमें लेते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स अलग से ऐड किए गए हैं, अलग से इसमें जोड़े गए हैं, इसलिए उनको हम घटा देते हैं, अलग कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल कीमत क्या है वो हम निकालेंगे तभी हमें वास्तव में जीडीपी या राष्ट्रीय आय या जीएनपी हमारे पास निकल के आएगा। और चूंकि सब्सिडी सरकार देती है, सब्सिडी ही सरकार की आय का हिस्सा है, कहीं ना कहीं सरकार को इनकम हुई है, उसी में से सरकार सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी को जब हम ऐड करेंगे
तो कहीं ना कहीं जो है वास्तव में जीडीपी हम आकलित कर पाएंगे। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है, अभी सरकार ने साधन लागत पर जीडीपी को बंद कर दिया है। 2015 से, अभी इसका जिक्र आगे आएगा, 2015 से जो है सरकार ने साधन लागत पर जीडीपी समाप्त कर दिया है। उसके स्थान पर जीवीए का आकलन हो रहा है 2015 से, है ना। यानी अब बाजार मूल्य पर जीडीपी को ही वास्तविक जीडीपी मान लिया गया है ना। बाजार मूल्य पर जो जीडीपी होती है उसको जीडीपी मान लिया गया। साधन लागत पर जीडीपी का आकलन पहले होता था, उसको बंद कर दिया, 2015 से ऐसा किया गया। और साधन लागत पर जीडीपी के स्थान पर जीवीए का आकलन अभी हो रहा है, जिसका उल्लेख अभी हम करें। तो आगे बात समझ में, बाजार मूल्य पर जीडीपी में से अप्रत्यक्ष करों को घटाने तथा सब्सिडी को जोड़ने पर साधन लागत पर जीडीपी प्राप्त हो जाती है। ये इसका फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है, जीडीपी एफसी यानी साधन लागत पर जीडीपी बराबर जीडीपी एमपी, यानी बाजार मूल्य पर जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर हमने घटाए हैं और सब्सिडी को जोड़ दिया है। इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें सारे इनडायरेक्ट यानी जीएसटी आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। डायरेक्ट टैक्स इसमें जुड़े ही नहीं रहते हैं, तो घटाने का कोई मतलब ही नहीं। जो चीज जुड़ी हुई है उसी को हम घटा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्स जुड़े हुए हैं, किसी में नहीं रहते हैं, किसी में रहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं जिनमें जीएसटी लगता ही नहीं है, 0% जीएसटी है, तो उसमें नहीं घटाएंगे। जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़े हुए हैं उसको ही घटाया जाएगा, नहीं अगर जुड़े हैं तो क्यों घटाएंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी जोड़े गए हैं वस्तुओं में, उनको हटा दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य, है ना। दो तरह के आकलन होते हैं, आप हमेशा पढ़ते होंगे। जैसे उसमें आता है प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय, तो उसमें प्रचलित मूल्य के आधार पर अलग दिया रहता है और स्थिर मूल्य के आधार पर अलग दिया रहता है। दो आंकड़े आपको लिखना होगा। आपको एग्जाम में पूछा जाता है भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी, तो आपको दोनों बताने पड़ेंगे। एक बताएंगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों है। हाँ, अगर वो पूछे कि भाई स्थिर मूल्यों के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय लिखिए, तो फिर वही लिखना है, फिर आपको दूसरी लिखने की जरूरत ही नहीं। उसने बोला कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो मतलब दोनों आपको बताना पड़ेंगे, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। प्रचलित मूल्य या चालू मूल्य भी इसको बोलते हैं, जीडीपी एट करेंट प्राइस, ठीक है। देखिए क्या होता है, वित्त वर्ष जो होता है, वित्त वर्ष कब से कब तक माना जाता है? वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। अभी इसको कैलेंडर ईयर डिक्लेयर करने की बात हुई थी, बीच में ऐसा आया था कि जो वित्त वर्ष होगा वो कैलेंडर ईयर होगा, ऐसा किया गया था, लेकिन अभी हुआ नहीं है। कैलेंडर ईयर होगा, इसका मतलब कैलेंडर ईयर मतलब क्या होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, उसको बोलते हैं कैलेंडर, यही होता है ना। कैलेंडर कब से कब तक होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। तो कैलेंडर ईयर का मतलब हुआ कि 1 जनवरी से वित्त वर्ष स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं है, अभी सिर्फ घोषणा की गई थी। तो अभी वित्त वर्ष फिलहाल वही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो इस दौरान वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे हम जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय चालू मूल्यों पर निकालें या स्थिर मूल्यों पर निकालें, वस्तुएं वही ली जाएंगी जिस ईयर के लिए हम जीडीपी का या राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे हैं। मान लीजिए हम आकलन कर रहे हैं 2023-24 के लिए, 2023-24 का हम प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं या जीडीपी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चाहे हम स्थिर मूल्य के आधार पर निकालें, चाहे चालू मूल्य या प्रचलित मूल्य के आधार पर निकालें, वस्तुएं सेवाएं उसी वित्त वर्ष की ली जाएंगी। ये कॉमन बात आपको ध्यान रखना है ना। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, जो भी सेवाएं प्रदान की गई हैं, उनको हम लेंगे। अब यहां पर अंतर आता है कीमतों को लेकर, अंतर कीमतों को लेकर के। जब हम प्रचलित मूल्यों के आधार पर या चालू मूल्य के आधार पर इनका आकलन करते हैं, तो हम कीमतें
उसी वित्त वर्ष की लेते हैं जिस वित्त वर्ष की वस्तुएं ली गई, इसलिए इसको बोलते हैं करेंट प्राइस, प्रचलित मूल्य, चालू मूल्य। करंट में जो उनकी कीमतें चल रही हैं उन कीमतों को हम लेते हैं और इसके आधार पर हम आकलन कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा प्रचलित मूल्य, चालू मूल्यों के आधार पर जीडीपी या जीएनपी जो भी। आई बात समझ में। दूसरा होता है स्थिर मूल्य, पहले इसको और समझ लो। यहां पर देखो लिखा है वर्तमान वित्त वर्ष में उत्पादित, वर्तमान वित्त वर्ष मतलब जिस वित्त वर्ष के लिए हम आकलन कर रहे हैं वो वर्तमान हुआ। वर्तमान वित्त वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं तथा वर्तमान वर्ष में उन वस्तुओं कीमतों के द्वारा, वस्तुओं के मूल्यों के द्वारा, वस्तुओं और सेवाओं यहां पर लिखेंगे, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के द्वारा प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी का आकलन किया जाता है ना। फिर से एक बात समझ लो, जिस वित्त वर्ष के लिए हम आकलन कर रहे हैं जीडीपी का या जीएनपी का, जो भी कर रहे हैं, तरीका सेम ही होता है। उस वित्त वर्ष में जो भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, सेवाएं प्रदान की गई हैं, उनको हम लेते हैं और उसी वित्त वर्ष में उनकी कीमतों को लेते हैं, है ना। मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं और उसी दौरान उनकी जो कीमतें रही हैं, दोनों को लेकर के हम जीडीपी का जब आकलन करते हैं तो उसको कहा जाता है प्रचलित या चालू मूल्यों पर जीडीपी। मतलब दोनों चीजें सेम ईयर की रहेंगी, मतलब वस्तुएं सेवाएं भी उसी वर्ष की रहेंगी और उनकी कीमतें भी उसी वर्ष की रहेंगी जिस वर्ष के लिए हम जीडीपी का आकलन कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब उसको भी समझेंगे तो दोनों का फिर कंपैरिजन हो जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये है देखिए स्थिर मूल्यों के आधार पर परमानेंट प्राइसेस। इसमें क्या होता है, इसमें अंतर मैंने क्या होता है, कीमतों को लेकर के अंतर। करंट प्राइस यानी चालू मूल्यों के आधार पर जब हम आकलन करते हैं जीडीपी का, तो उसमें जो कीमतें ली जाती हैं उसी वर्ष की ली जाती हैं जिस वर्ष के लिए हम उसका आकलन कर रहे हैं। लेकिन स्थिर मूल्यों के आधार पर कीमतें कौन सी ली जाएंगी, आधार वर्ष की कीमतें ली जाएंगी। जो आधार वर्ष होगा, आधार वर्ष यानी अभी कौन सा है, 2011-12, ठीक है ना। तो 2011-12 में उस वस्तु की कीमत क्या रही है, उस कीमत को हम लेंगे। जैसे मान लीजिए ये वस्तु बनी तो अभी है, 2023-24 में बनी है, लेकिन इसकी कीमत हम कौन सी लेंगे स्थिर मूल्य के आधार पर आकलन करने के लिए, 2011-12 के दौरान जो इसकी जो कीमत रही होगी उसको लेकर के हम स्थिर मूल्यों के आधार पर जीडीपी का आकलन कर लेंगे। तो अंतर कीमतों को लेकर के है। अंतर किसको लेकर, कीमतों को लेकर के। चालू मूल्यों के आधार पर उसी वर्ष की कीमतें लेंगे जिस वर्ष के लिए हम आकलन कर रहे हैं, लेकिन स्थिर मूल्यों के आधार पर आकलन करना है तो वस्तुएं तो हम वही ले रहे हैं, लेकिन उन वस्तुओं की कीमतें आधार वर्ष में क्या रही हैं उन कीमतों को हम लेंगे। इससे क्या होता है कि इससे जो महंगाई उसमें इंक्लूड नहीं होती। जैसे मान लीजिए इसकी कीमत अभी 20 रुपए है, लेकिन 2011-12 में 10 रुपए थी, तो 10 रुपए की कीमत हम स्थिर मूल्य के आधार पर लेंगे इसकी, और जब हम चालू मूल्य के आधार पर इसको आकलित करेंगे तो 20 रुपए लेंगे, यानी 10 रुपए का अंतर आ जाएगा। इसलिए मैंने बताया था कि स्थिर मूल्यों के आधार पर जो जीडीपी होती है उसको वास्तविक जीडीपी कहा जाता है, उसमें महंगाई सम्मिलित नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी बराबर प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी माइनस मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, वस्तुओं की जो कीमतें बढ़ी हुई हैं वो जो है उसमें इंक्लूड नहीं रहती हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। इसीलिए स्थिर मूल्यों के आधार पर जो जीडीपी या कोई भी आंकड़ा आता है वो कम होता है, उसकी राशि कम होती है। जैसे हम प्रति व्यक्ति आय का भी आंकड़ा देखेंगे, मैंने बताया भी है, प्रचलित मूल्यों के आधार पर जो प्रति व्यक्ति आय है भारत की वो 2 लाख करीब है। स्थिर मूल्यों के आधार पर
इसी वर्ष की जो 2024-25 की मैं बात कर रहा हूं, 2024-25 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय प्रचलित मूल्यों के आधार पर 2 लाख के आसपास है। स्थिर मूल्यों के आधार पर यही है 1,12,000। तो कितना अंतर है? अंतर क्यों है? क्योंकि इसमें महंगाई इंक्लूड नहीं है। 2011-12 में कीमतें कम थी और अभी जो है कीमतें उसकी बढ़ गई। इसकी पहले 10 रुपए कीमत थी, अब इसकी 20 रुपए हो गई है, जस्ट डबल हो गई है। तो उस आधार पर जो आंकड़ा आता है वो लगभग डबल के आसपास आता है, 2 लाख और 1,12,000। ये है अभी जो डेटा मैं बता रहा हूं, प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय का जो डेटा है 2024-25 का, वो है प्रचलित मूल्यों के आधार पर 2 लाख के आसपास है और स्थिर मूल्यों के आधार पर 1,12,000। तो लगभग वही 50% के आसपास मान लो आप, है ना। उसका कारण ये है कि उसमें जो है मुद्रास्फीति इंक्लूड नहीं है और प्रचलित मूल्यों के आधार पर मुद्रास्फीति इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि वस्तुओं की महंगाई बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो कीमतें जो है उसमें ऐड हो जाती हैं। तो ये है इस तरीके, इस पर हम कल और बात करेंगे, थोड़ा सा इसको और पढ़ लेना आप लोग तो समझ में आएगा, क्योंकि चीजें थोड़ा टेक्निकल है ना, समझने वाली। मैंने स्टार्टिंग बता दिए थे कि पूरा टॉपिक ही समझने वाला है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, घर में थोड़ा पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना।